नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनेश कुमार पाराशर और अपन आज वापस इकोनॉमिक्स की क्लास में आए हैं। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है भारत में बीमा और पूंजी बाजार। क्या है दोस्तों आज का अपना टॉपिक? भारत में बीमा एवं पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, बीमा एवं पूंजी बाजार यानी इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ठीक है, बीमा यानी इंश्योरेंस और पूंजी को कहते हैं कैपिटल। ठीक है, इंश्योरेंस तो आप अच्छे से जानते ही हैं, बीमा, और पूंजी क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो भारत में बीमा एवं पूंजी बाजार। तो दोस्तों अब अपन बात स्टार्ट करते हैं बीमा से कि बीमा क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है। जैसा कि आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं कि इंश्योरेंस, मैं आपको पहले बेसिक आइडिया देता हूं कि इंश्योरेंस होता क्या है। कोई भी अपने पास क्या है, कोई भी अपने पास अपनी क्या है, असेट है या फिर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग है जिसका अपन को फ्यूचर में नुकसान होने का खतरा है, तो उसकी सेफ्टी के लिए अपन क्या करवाते हैं? उसकी सेफ्टी के लिए अपन बीमा करवाते हैं या इंश्योरेंस करवाते हैं। तो अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर के इतिहास की। तो सबसे पहले है बीमा बाजार। ठीक है, बीमा बाजार का इतिहास कि इतिहास क्या बोलता है। तो इतिहास की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि भारत में पहली बीमा कंपनी के रूप में 1818 में कौन सी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी? 1818 में कौन सी कंपनी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, कब? 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हो। यह भारत में खुलने वाली सबसे पहली क्या थी? इंश्योरेंस कंपनी थी। इसकी स्थापना किसने करी थी? स्थापना हुई, इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? कोलकाता में। ये पता होना जरूरी है, कहां हुई थी? कोलकाता में। किसके द्वारा हुई थी? यूरोपियन। किसके द्वारा? यूरोपियंस के द्वारा, जो यूरोप से आए थे। मतलब यूरोप से कौन? जो ब्रिटेन थे, फ्रांसिस थे, डच थे, मतलब यूरोपियंस, यूरोपियों के द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना कोलकाता में यूरोपियों के द्वारा की गई। ठीक है, अब अपन इसमें दोस्तों आगे बात करते हैं कि अब ये तो हो गई, लेकिन ये इसके पीछे एक और फैक्ट है कि 1834 में ही, 1834 में यह क्या हो गई? विफल हो गई। विफल हो गई। ये लॉन्ग पीरियड तक सरवाइव ही नहीं कर पाए। अब इसकी बात हो गई। फिर जब अपन आगे चलेंगे तो इसके बाद किसकी बात आएगी? इसके बाद बात आती है 1870 में। 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। कौन सी? 1870 में। कहां पर? बॉम्बे में।
अब इसको बॉम्बे क्यों बोला गया, मुंबई क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि उस टाइम पे जो मुंबई का नाम था वो बॉम्बे ही था, तो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोली गई। ठीक है, कहां पर खोली गई? सीधी सी बात है, जब बॉम्बे की बात कर रहे हैं तो ये बॉम्बे में खोली गई थी, और ये भारतीय बीमा कंपनी के रूप में पहली बार इसने कार्य प्रारंभ किया था 1870 में। ठीक है, ये मतलब पहली भारतीय कंपनी। अब ये जो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये कहां की थी? यूरोपियों के द्वारा खोली गई थी, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये उनकी ही थी, लेकिन पहली भारतीय। ठीक है, ये क्या थी? पहली भारतीय कंपनी। ठीक है, तो ये तो था पहली भारतीय कंपनी। कब? 1870 में। नाम क्या था? म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब इसके आगे बात करते हैं 1912 में इंडियन लाइफ बीमा कंपनी एक्ट। 1912 में इंडियन लाइफ बीमा कंपनी एक्ट लागू किया गया। इंडियन लाइफ बीमा कंपनी एक्ट लागू किया गया। किसके द्वारा किया गया? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। कब? 1912 में। तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि इंडियन लाइफ बीमा कंपनी एक्ट कब लागू किया गया? तो 1912 में किया गया। इसके बाद 1928 में भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम। ठीक है, इसके बाद 1928 में भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम। अब अधिनियम और एक्ट एक ही चीज है। एक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं और अधिनियम हिंदी में बोलते हैं। अधिनियम लागू किया गया, लागू किया। ठीक है, अब बात आती है कि इंडियन लाइफ इंश्योरेंस, अब ये लाइफ बीमा मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट लागू किया गया। तो ये वाला जो एक्ट था लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, वो था 1912 में। ठीक है, 1912 में, और 1928 में भारतीय बीमा कंपनी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट। तो ये तो क्या था? इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट, जो कि 1928 में था, और इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट कब था? 1912 में था। तो ये था दोस्तों अब तक का इतिहास। और इसके बारे में एक लास्ट और फैक्ट है कि 1938 में बीमा अधिनियम, 1938 में बीमा अधिनियम पारित किया गया। बीमा अधिनियम पारित किया। ठीक है, तो ये क्या था आपका पूरा कि कौन कौन से एक्ट इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड सबसे पहले लागू होते। यहां पे बात हो रही है सबसे पहले की। तो 1912 में इंडियन लाइफ बीमा कंपनी एक्ट, 1928 में भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम, 1938 में बीमा अधिनियम पारित किया गया। तो ये तो था दोस्तों बीमा बाजार का इतिहास, जो कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, भारतीय जो इंश्योरेंस मार्केट है, इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें किसकी भूमिका? उसको कंट्रोल करने वाले की। जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि भारतीय जो बैंकिंग सेक्टर है उसका माई बाप, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? उसके रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। ऐसे ही जो इंश्योरेंस मार्केट है
उसको रेगुलेट करने के लिए कौन है? इरडा, IRDAI। ठीक है, क्या है? इरडा। इरडा कहते हैं इसको, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में अपन इसको कहेंगे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है? IRDAI की फुल फॉर्म, जिसे अपन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं। जितनी भी इंश्योरेंस रेगुलेटरी जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन सबका ये कौन है? माई बाप है। उन सबको कंट्रोल ये करता है। बिना इसकी परमिशन के कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्या नहीं होती? एस्टेब्लिश नहीं होती। तो अपन अब बात कर लेते हैं इरडा की। तो इरडा की फुल फॉर्म अपन ने देख ली, क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत, ठीक है, कब? IRDAI एक्ट आया एक, ठीक है, कब? 1999 में। 1999 में क्या आया? IRDAI एक्ट आया, ठीक है। इसके माध्यम से किसकी स्थापना? IRDAI की स्थापना कब हुई? स्थापना 2000 सन में हुई, ठीक है। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना कि IRDAI एक्ट ये तो कब आया था? 1999 में, और स्थापना इस ही एक्ट के माध्यम से सन 2000 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हुई। तो ये तो थी अपनी बात कि इसकी स्थापना कब हुई। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो इरडा है, इसको देखो दोस्तों शॉर्ट में इरडा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इरडा है, इस इरडा की मतलब इसको संभालता कौन है, कैसे क्या करता है? तो इसके लिए एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्यों की व्यवस्था की गई, ठीक है। मतलब बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितने का है? बोर्ड ऑफ मेंबर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कितने जने हैं? 10 जने। 10 जनों में से कैसे कैसे डिवाइड है? 1, 5, 4। 1, 5, 4 में कौन है? एक तो क्या है? अध्यक्ष है। एक तो क्या है? अध्यक्ष है। 5 क्या है? पूर्णकालिक सदस्य हैं। 5 क्या है? पूर्णकालिक सदस्य हैं। और 4 कौन है? 4 है अंशकालिक सदस्य। अंशकालिक सदस्य का मतलब जो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, और पूर्णकालिक सदस्य जो फुल टाइम के लिए मेंबर है, ठीक है। तो 4 कौन हो गए? अंशकालिक सदस्य, ठीक है। तो ये तो बात थी इरडा की स्थापना कब हुई, इरडा का बोर्ड ऑफ मेंबर्स क्या है। ये दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि इरडा की जो वर्किंग है वो क्या है, सारी की सारी किसको? इंश्योरेंस कंपनीज को क्या करना? रेगुलेट करना। विनियामक यानी रेगुलेटरी, जो कि रेगुलेट करती है और इंश्योरेंस सेक्टर का डेवलपमेंट करती है। क्या करती है? डेवलपमेंट करती है। और क्या है? विनियामक है, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका वर्क समझ में आ गया। और एक और महत्वपूर्ण चीज कि इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है इसका हैदराबाद में। मुख्यालय कहां पर है इसका? हैदराबाद में,
ठीक है, हैदराबाद आप अच्छे से जानते हो किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी। तो ये तो था दोस्तों अब तक इरडा के बारे में। अब अपन देख लेते हैं कि भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के कार्य एवं कर्तव्य क्या है। तो आरडीआई इरडा एक्ट 1999 जो कि मैंने आपको बताया था, इसके जो सेक्शन 14 है, इसके सेक्शन 14 में इसके क्या बता रखे हैं, कार्य बता रखे हैं कि ये क्या क्या कार्य करती है। तो ये बीमा कंपनियों का पंजीयन तथा विनियमन मतलब रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन करती है, पॉलिसी धारकों के हितों को सुरक्षित करना, किसी ने कोई पॉलिसी ली है मतलब कोई इंश्योरेंस करवाया है तो उसके हितों का निर्धारण, मतलब बीमा कंपनी जो है वो उनको पागल ना बना सके, उनसे चीट ना कर सके। ठीक है, बीमा मध्यस्थों की लाइसेंसिंग तथा मानदंड निर्धारित करना, बीमा में व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देना, और भी बहुत सारे इसके ये क्या है काम है। तो ये तो था दोस्तों किसके बारे में, इरडा के बारे में, IRDAI जिसे अपन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं कि भारत में बीमा बाजार, ठीक है, कि इंश्योरेंस मार्केट, भारत में इंश्योरेंस मार्केट क्या क्या है और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या क्या है। तो देख लेते हैं बीमा के प्रकार। बीमा के प्रकार, तो बीमा के प्रकार में सबसे पहला आता है, बीमा के प्रकार में सबसे पहला और सबसे फेमस क्या है, जीवन बीमा। ठीक है, क्या है, जीवन बीमा। जीवन बीमा को आप किस नाम से जानते हो, लाइफ इंश्योरेंस। और आपने अपना LIC लाइफ इंश्योरेंस कर, LIC कंपनी है, अपन उसके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। आपने अपना LIC में क्या करवा रखा होगा, कोई पॉलिसी ले रखी होगी, क्योंकि LIC सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो जीवन बीमा क्या है, जीवन बीमा क्या है, नाम से ही पता लग रहा है अपनी लाइफ का इंश्योरेंस। कई लोग होते हैं जो कि एक्सीडेंट से या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटी जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इनसे अगर आपकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट से आपकी डेथ हो जाती है, तो उसको कवर करती है कौन, जीवन बीमा। आपकी किसी बीमारी से डेथ हो जाती है तो ये सब चीजें किस में आती है, ये सब चीजें आती है आपके जीवन, मतलब जो आपकी लाइफ से रिलेटेड बीमा है, जो कि आपकी लाइफ को सिक्योर करता है, तो दैट इज जीवन बीमा। ठीक है, तो जीवन बीमा के बाद क्या आता है, स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा क्या होता है, जीवन बीमा तो किसके लिए होता है, लाइफ के लिए, आपके डेथ की सिक्योरिटी के। देखो डेथ की तो कोई सिक्योरिटी होती नहीं है, मरना तो है ही, लेकिन डेथ अगर आपकी नेचुरल नहीं होती है तो उसका क्लेम आपके जो पीछे आपके कौन है, जो परिवार वाले हैं उनको मिल जाता है। स्वास्थ्य बीमा क्या होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड डिजीज है या फिर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको हो सकती है, तो आप उसका इंश्योरेंस जो करवाते हैं आप बीमारियों से बचने के लिए। ठीक है, बीमारियों से बचने के लिए ऐसा मतलब है अस्पताल के खर्चे से बचने के लिए, तो वो बीमा कंपनी क्या करती है, खर्च वहन करती है अगर वो आपकी पॉलिसी उसके अंडर आती है। तो स्वास्थ्य बीमा समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों आता है मोटर बीमा। मोटर बीमा, इससे भी आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। जब भी आप कोई क्या खरीदते हैं, कोई भी व्हीकल खरीदते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर, चाहे आप कोई कार खरीदते हैं या कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं या फिर और भी कुछ बड़ा साधन है, ठीक है, जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, बस है, व्हाटएवर, कोई भी व्हीकल, कोई भी आप मोटर आप क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो क्या होता है, आपको उसका इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है, वो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो किस लिए, ताकि अगर आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट में कोई नुकसान हो तो उस नुकसान की क्या हो सके, पूर्ति हो सके, उस नुकसान की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। और मोटर बीमा में एक टर्म आती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है,
थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है कि अगर आपकी गाड़ी से, भाई फर्स्ट पार्टी कौन है? बीमा कंपनी। सेकंड पार्टी कौन है? आप। आपके और आपकी बीमा कंपनी के बीच में बातचीत हुई, लेकिन इसमें इंश्योरेंस किसको मिलता है? थर्ड पार्टी को। आप अपनी बाइक चला के जा रहे हैं और आपने किसी सामने वाले को ठोक दिया, रास्ते में कोई चल रहा था, ठीक है, आपका उससे एक्सीडेंट हो गया, उसके लग गई, उसने आपके खिलाफ क्या कर दिया? केस कर दिया कोर्ट में। तो आपको जो उसको पैसा देना बनता है, ठीक है, कोर्ट जो डिसाइड करेगा कि आपको इसको इतना कंपनसेशन देना है, तो वो पैसा कौन प्रोवाइड करवाएगा? बीमा कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। तो ये क्या होता है? मोटर बीमा, और मोटर बीमा के अंतर्गत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब होता है एक असेट इंश्योरेंस या फिर संपत्ति बीमा, ठीक है, संपत्ति बीमा। संपत्ति बीमा क्या होता है? या फिर संपत्ति बीमा या फिर असेट इंश्योरेंस, ठीक है। असेट यानी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी हो, जैसे आप अपने घर का बीमा करवाते हैं, और भी कोई भी आपकी जो लगता है आपको भी ये मेरी बहुत वैल्यूएबल थिंग है, इंपॉर्टेंट थिंग है, आप उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, वो क्या होती है? आपकी असेट बीमा, ठीक है। जो भी आपकी असेट होती है, जैसे मशीनरी है, आपके पास कोई मशीन है बहुत बड़ी, आप उसका, आपकी फैक्ट्री है, वहां पे मशीन्स है, आप उन मशीन्स का इंश्योरेंस करवा सकते हो। आप अपनी बिल्डिंग्स का, आपके घरों का, स्टॉक्स का क्या करवा सकते हो? इंश्योरेंस करवा सकते हो। स्टॉक्स यानी अगर जैसे आपका कोई मान लो शॉप है, उस शॉप में सामान है, तो उस सामान का भी इंश्योरेंस होता है कि मान लो कभी आग लग जाए या फिर कुछ भी क्लेमिटी हो जाए, कुछ भी आपदा आ जाए, तो उसका इंश्योरेंस आप उसके थ्रू कवर कर सकते हो। किसके थ्रू? असेट इंश्योरेंस या फिर संपत्ति बीमा या परिसंपत्ति बीमा भी इसको बोलते हैं। और एक होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। एक क्या होता है? ट्रैवल इंश्योरेंस या फिर यात्रा बीमा। तो यात्रा बीमा क्या होता है? सीधी सी बात है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवलिंग करते टाइम आपका एक्सीडेंट हो गया, मान लो आप प्लेन से जा रहे हो और प्लेन से जाते टाइम प्लेन क्रैश हो गया, तो उसमें आपको क्या है, जो इंश्योरेंस का अमाउंट है, वो इंश्योरेंस के अमाउंट से अगर आप जिंदा बच गए तो आपका इलाज जो होगा वो इलाज होगा, तो वो पैसा आपका इंश्योरेंस कंपनी देगी। और अगर आप, भगवान ना करे, लेकिन अगर आप मर गए तो वो पैसा आपको आपके परिवार वालों को मिलेगा। तो ये क्या है दोस्तों? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब अपन आगे बात चलते हैं, आगे बात करते हैं बीमा की कंपनियों की, कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनियां हैं, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां, ठीक है। महत्वपूर्ण बीमा कंपनियां, ठीक है, कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बीमा कंपनियां। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हो गई आज के प्रेजेंट सिनारियो में देखा जाए तो, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब एक छत्र राज चलता था इन कंपनियों का। अपन अब बात करते हैं किसका, और इनमें से एक है LIC, जिसका आज भी एक छत्र राज चलता है। क्या है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC इंडिया, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जीवन बीमा निगम। क्या कहते हैं? जीवन बीमा निगम। क्या कहते हैं? जीवन बीमा निगम या LIC। दोस्तों अब एक चीज है, मैंने आपको ये चीज बताया नहीं इतिहास में मतलब मेरे को आपको बताना था कि क्या बताना था, कि अपन ने बात कर ली थी इतिहास में, उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारी कंपनियां हो गई थी, ठीक है। भारतीय बीमा एक्ट कब बन गया था? 1912 में बन गया था, 1936 में बन गया था, 1928 में बन गया था। तो उसके तहत बहुत सारी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां खुल गई। तो उसके बाद क्या हुआ? 1956 में क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, ठीक है।
राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण में दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रीयकरण में जो प्राइवेट कंपनियां होती है उनको गवर्नमेंट क्या करती है, खरीद लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है, खरीद लेती है। इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। अपन ने पढ़ा था ना बैंकों का नेशनलाइजेशन। एक तो 1969 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का हुआ था और 1981 में कितने बैंकों का हुआ था, 1989 में हुआ था 6 बैंकों का। तो वो अपन ने पढ़ा था। तो ऐसे ही इंश्योरेंस का भी क्या हो गया था, नेशनलाइजेशन हो गया था। कब, 1956 में। जब क्या हुआ था, 245 छोटी मोटी मिला के 245, अब उनमें क्या थी, मतलब इंडियन भी थी और फॉरेन क्या थी, कंपनीज थी। तो 245 स्वदेशी और विदेशी, स्वदेशी और विदेशी कंपनियों को मिलाके किसकी स्थापना की गई, LIC की स्थापना की गई। ठीक है, LIC की स्थापना 245 देशी और स्वदेशी, वो स्वदेशी और विदेशी दोनों कंपनियों को क्या किया गया, छोटी मोटी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और एक बना दी, क्या बना दी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और उस टाइम पे कितना, 5 करोड़ की पूंजी के साथ। उस टाइम पे इसमें कैपिटल कितना था, कैपिटल कितना लगाया था, 5 करोड़ रुपए। ठीक है, 5 करोड़ रुपए के कैपिटल के साथ इसकी क्या करी थी भाई। कैपिटल क्या होता है, किसी भी, जब अपन क्या करते हैं, व्यापार की शुरुआत करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, अपन कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। तो 5 करोड़ रुपए के साथ क्या करा, उसका व्यापार प्रारंभ किया। अब अपन बात करते हैं कि LIC, अब अपन ने बात कर ली पूरी। तो 1 सितंबर 1956 को इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। तो इसका स्थापना वर्ष क्या हो गया, स्थापना 1 सितंबर 1956 को। ठीक है, 1 सितंबर 1956 को किसकी स्थापना हुई, LIC की स्थापना हुई। LIC आज भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है और गवर्नमेंट ने अभी इसका क्या किया है, मतलब डी इन्वेस्टमेंट इसमें से किया है और इसका IPO लाने का प्लान बनाया है। फ्यूचर में इसका IPO आने वाला है, अपन समझेंगे IPO क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के इसके उद्देश्य क्या थे कि बेहतर सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा का संदेश का प्रचार प्रसार। ठीक है, कि भाई सबके लिए, अब प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो किन का इंश्योरेंस करेगी, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े फर्म हैं, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन अगर उनको गवर्नमेंट क्या कर दे, अपने अंडर में ले ले, सरकार के अंडर में ले ले, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के जरिए उनको क्या कर सकती है, आम जनता तक भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो ये क्या है, LIC। और इसकी टैगलाइन क्या है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है, तो ये तो था LIC के बारे में। अब LIC के आगे अपन बात करते हैं GIC की। LIC के बाद क्या है, GIC। GIC क्या है, GIC। ठीक है, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस करती है। ठीक है, LIC से आप अपना क्या नहीं करवा सकते, घर का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। LIC क्या करती है, सिर्फ लाइफ का इंश्योरेंस करती है। तो GIC क्या है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय साधारण बीमा निगम। ठीक है, वो क्या था, भारतीय जीवन बीमा निगम, और ये क्या है, भारतीय साधारण बीमा निगम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भारतीय साधारण बीमा निगम। तो भारतीय साधारण बीमा निगम, अब अपन बात कर लेते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1972 में, और 107 स्वदेशी और विदेशी। 1972 में, कब, 1972 में 107 स्वदेशी
और विदेशी। अब वो जो 245 कंपनियां थी वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से ही जुड़ी हुई थी, ठीक है। ये 107 स्वदेशी और विदेशी कंपनियां ये साधारण इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस को भी जीआईसी में डाल दिया। तो स्वदेशी और विदेशी 1972 में 107 स्वदेशी और विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण करके क्या बना दिया, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसको जीआईसी बोलते हैं, मतलब जीआईसीआई होना चाहिए, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे एलआईसीआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन जनरल टर्म में अपन एलआईसी और जीआईसी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारतीय साधारण राष्ट्रीयकरण हो गया कब, 22 नवंबर 1972 को, ठीक है। 22 नवंबर 1972 को हो गया, 22 नवंबर 1972 को हो गया इसका राष्ट्रीयकरण। उसके बाद 1 जनवरी 1973 में, 1 जनवरी 1973 में इसकी क्या हुई, स्थापना, मतलब इसने कार्य करना प्रारंभ करा। 1 जनवरी 1973 से कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। 1 जनवरी 1973 से इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जब कार्य प्रारंभ करने लगी तो ये अपने साथ अपनी 4 सब्सिडरीज क्या होती है, मतलब एक तरीके से उसके साथ में काम करने वाली कंपनियां जो कि उसके अंडर काम करती है, जो कि उसी की एक तरीके से कह सकते हैं अपन ब्रांच है। तो इसने अपनी 4 कंपनियों के साथ, मैं ये मिटाल देता हूं, ठीक है। इसने अपनी जीआईसी ने 4 सब्सिडरी कंपनीज। अब इसकी 4 सब्सिडरी कंपनीज कौन कौन सी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पहली क्या थी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड होगी इसकी एक ब्रांच। दूसरी ब्रांच इसकी क्या होगी, दूसरी ब्रांच होगी दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दूसरी कंपनी क्या हुई इसकी, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पहली सब्सिडरी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरी क्या हो गई, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कौन सी हो गई, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पहली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और चौथी क्या है, यूनाइटेड इंडिया। कौन सी है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ये 4 इसकी क्या थी, सब्सिडरीज थी, जिनको साथ लेके इसने क्या किया, अपना काम स्टार्ट किया। तो ये तो क्या थी आपकी जीआईसी के बारे में। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो 2 ही है, ये एक है एलआईसी और एक है जीआईसी। इसके बाद एक और आ जाती है एआईसी, ठीक है, एआईसी, ठीक है। एआईसी क्या है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है, एग्रीकल्चर, क्या है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या है, एआईसी। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं एआईसी की स्थापना। एआईसी की स्थापना 20 दिसंबर 2002 को की गई और 1 अप्रैल से कार्य करना प्रारंभ किया गया। ठीक है, स्थापना तो हुई थी इसकी 20 दिसंबर 2002 को, 20 दिसंबर 2002 को। और कार्य प्रारंभ किया, कार्य प्रारंभ कब से किया इसने कार्य प्रारंभ किया 1 जनवरी 1973, नहीं 20 दिसंबर 2002 से तो इसने क्या हुई, इसकी स्थापना हो गई, लेकिन इसने कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 2003 से। भाई 1 अप्रैल 2003 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2003 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ और 20 दिसंबर 2002 को। अब क्या है, ये घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना में तो आपको ये लिखना है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि एआईसी कंपनी ने अपना कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल 2003। तो इस चीज का दोस्तों विशेष ध्यान रखना। अब ये जैसा कि नाम से पता लग रहा है एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, आपके क्रॉप इंश्योरेंस और भी व्हाटएवर है, कृषि जो उपकरण है उनसे रिलेटेड सारा इंश्योरेंस किसके अंडर में होता है, एआईसी के अंडर में होता है। तो ये था एआईसी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो ये तो दोस्तों अपन ने पढ़ा था आपका बीमा बाजार। अब देखते हैं कि जो बीमा कानून था उसमें एक संशोधन हुआ था। ठीक है, बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015, बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015, क्योंकि कई बार क्या है आपका क्वेश्चन कर लिया जाता है, क्या क्वेश्चन कर लिया जाता है कि जो इंश्योरेंस क्या है आपका, इंश्योरेंस लॉ एक्ट है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट कब हुआ, लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुआ, तो वो कब हुआ था 2015 में। अब देख लेते हैं इसको क्या अमेंड किया गया था। तो भारत सरकार ने बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया। ठीक है, भारत सरकार ही करेगी, लेकिन इसमें किया क्या था, इस अधिनियम ने बीमा अधिनियम 1938 तथा साधारण बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में क्या करे, संशोधन करे। इन सब में संशोधन करने से क्या हुआ, इरडा को अधिक क्या मिली, शक्ति मिली। इरडा क्या है, और मजबूत की गई। तो इसका मोटिव क्या था, मोटिव क्या था, मोटिव था इसका इरडा को पावरफुल बनाना। ठीक है, पावरफुल करना। ठीक है, ये क्या था, इसका मोटिव था। तो ये तो किसके बारे में था, 2015 के संशोधन के बारे में। और इसके भी कुछ वो फैक्ट है, क्या क्या है कि बीमा क्षेत्र में आप एफडीआई को 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया। अब अपन देखेंगे एफडीआई क्या होता है नेक्स्ट क्लास में, इन्वेस्टमेंट वगैरह की क्लास में, कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो उसको वो पहले 26% था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 49% कर दिया। बीमा विनियामक अर्थात इरडा के साथ पंजीयन के बिना पॉलिसी बिक्री के लिए 10 वर्षों तक कारावास। अगर कोई कंपनी मतलब फेक वर्क करती है, उसने इरडा में क्या नहीं करवा रखा, अपना वो नहीं करवा रखा रजिस्ट्रेशन, और फिर भी वो क्या करती है, पॉलिसीज को सेल करती है, तो उसके तहत वो क्या, उसको क्या हो सकता है, 10 सालों तक का जेल हो सकती है। ऐसे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनमें इरडा को क्या बनाया गया था, पावरफुल बनाया गया। तो ये तो थी दोस्तों अब तक अपनी बात भारतीय बीमा बाजार की, इंश्योरेंस मार्केट की। ठीक है, इंश्योरेंस मार्केट की बात करी। अब अपन दोस्तों बात करते हैं भारत में पूंजी बाजार। ठीक है, भारत में पूंजी बाजार, ठीक है, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट।
कि दोस्तों कैपिटल मार्केट क्या है। अब कैपिटल मार्केट है पूंजी बाजार। आपको देखो मैं कैपिटल समझा देता हूं। कैपिटल क्या होता है, जब कभी भी आप क्या करते हो, कोई भी बिजनेस की स्टार्टिंग करते हो, तो बिजनेस की स्टार्टिंग करने के लिए आपको शुरुआत में उसमें पैसा लगाना पड़ता है। आपने कोई भी शॉप खोली, कोई भी बड़ा फैक्ट्री लगाई, या फिर कोई भी आपने इंडस्ट्री ओपन करी, तो आपने क्या करना होता है, आपने स्टार्टिंग में कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो जो आप पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं वो क्या होता है, आपका कैपिटल। उसे क्या कहते हैं, कैपिटल या पूंजी। तो अब जो कैपिटल मार्केट होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है मेनली। एक तो होता है प्राथमिक बाजार जिसे आप क्या कहते हो, प्राइमरी मार्केट, और दूसरा होता है द्वितीयक बाजार जिसे आप सेकेंडरी मार्केट कहते हो। जब दोस्तों अपन प्राथमिक बाजार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्राथमिक बाजार की, तो प्राथमिक बाजार में क्या आ जाता है, प्राथमिक बाजार में जब कोई भी कंपनी स्टार्टिंग हुई, मान लो मैंने कोई कंपनी खोली और मेरे पहली बार क्या कर रहा हूं, पैसे की जरूरत है। अब पैसे देखो, ये तो मैं आपको जनरल टर्म में बता दिया कि भाई पैसे की जरूरत होती है तो मेरे को पैसा लगाना है। मेरे को जैसे 1 लाख रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपए मैं लगा दूंगा। लेकिन मुझे यहां पर 20 करोड़ रुपए की जरूरत है, मतलब एक बड़ा अमाउंट। 20 करोड़ तो मैंने रैंडमली एक फिगर ले लिया, लेकिन जैसे मुझे एक बड़ा अमाउंट की जरूरत है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, पैसा उठाती है। तो वो कहां से उठाती है, पब्लिक से। ठीक है, पब्लिक से उठाती है। तो वो पब्लिक से कैसे उठाती है, डायरेक्ट तो पब्लिक से घर घर मांगने तो जाएगी नहीं। तो उसके लिए अपना ये कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में जो प्राथमिक बाजार है ये होता है पहली बार जब कोई कंपनी बाजार में आती है और क्या लगाती है, अपना उसको पैसा चाहिए होता है, तो वो एक चीज लेके आती है जिससे अपन क्या कहते हैं, आईपीओ। क्या कहते हैं, आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैंने आपको बताया था कि एलआईसी का क्या आने वाला है, आईपीओ आने वाला है। तो अब ऐसा नहीं कि आईपीओ उसको कैपिटल की जरूरत है, किसको, एलआईसी को। ऐसा नहीं, एलआईसी को जरूरत नहीं है, लेकिन किसको, इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसका जो ट्रेड डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट है, वो इंक्रीज हो रहा है। ये कभी अपन बजट की क्लास में पढ़ेंगे, ट्रेड डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है। लेकिन अभी यहां पे ये समझना जरूरी है कि भारतीय गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को लिक्विडिटी चाहिए, उसको पैसे की जरूरत है। तो वो क्या कर रही है, आईपीओ लेके आने का प्लान बनाया है, किसका, एलआईसी का। मतलब एक तरीके से एलआईसी का अपन कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन। उसके शेयर्स कहां पे आ जाएंगे, मार्केट में आ जाएंगे, आम वो पब्लिक के पास आ जाएंगे। तो वो क्या होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि पहली बार क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें कंपनी क्या करती है, शेयर्स देती है कि भाई हिस्सेदारी, शेयर्स यानी हिस्सेदारी, कि आप कंपनी के क्या हो गए, हिस्सेदार हो गए, पार्टनर हो गए। जैसे 1% शेयर हो गए, 2% शेयर हो गए, तो ये क्या होती है, हिस्सेदारी होती है। और आईपीओ कहां लेके आया जाता है, प्राइमरी मार्केट में। तो ये तो प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है। प्राइमरी मार्केट में बस यही कॉन्सेप्ट होता है, किस चीज का, आईपीओ का। ठीक है, अब बात आ जाती है पूरी की पूरी घूम के सेकेंडरी मार्केट पे, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में तो मैंने आपको बताया सिर्फ आईपीओ का फंडा होता है, और आईपीओ क्या होता है, जो अपन पहली बार लेके आते हैं। लेकिन अब आ गया, पहली बार कंपनी उतर गई मैदान में, अब मैदान में उतरने के बाद वो आ गई सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में जब वो आती है, तो सेकेंडरी मार्केट बहुत वाइड चीज है। एक बार आने के बाद क्या होता है, जो कंपनीज हैं उनको लिस्टेड होना पड़ता है। कहां पर, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जहां पर शेयर्स की क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। अपने शेयर्स पहली बार खरीद लिए, अब वो शेयर्स, मान लो मैंने एलआईसी के शेयर खरीद लिए, एलआईसी के शेयर आए, मैंने खरीद लिए, लेकिन अब मेरे को उन शेयर्स की क्या करनी है, ट्रेडिंग करनी है। मैंने किसी दूसरे को बेचना है, किसी दूसरे ने कोई, मान लो कोई दूसरा शेयर है, मेरे को किसी दूसरी कंपनी के शेयर चाहिए। तो ये जो ट्रेडिंग है, इसके लिए किसकी व्यवस्था होती है, द्वितीयक बाजार, जिसे अपन सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इसमें क्या आता है, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जहां पर आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, फेर बदल कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो, किसका, स्टॉक्स का। ठीक है, तो द्वितीयक बाजार द्वारा पहले से सूचीबद्ध कंपनियां, जो पहले से लिस्टेड कंपनी होती है, उनके शेयरों का क्या किया जाता है,
उनके शेयरों की सेलिंग और परचेजिंग की जाती है। द्वितीयक बाजार में उन्हीं सिक्योरिटीज को और इक्विटी शेयर्स को, डिवेंचर्स को क्या किया जाता है, स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होते हैं, उन्हीं की ट्रेडिंग होती है। और भारतीय जो सेकेंडरी मार्केट है, इंडियन सेकेंडरी मार्केट है, उसको मेनली किसमें अपन ने डिवाइड किया है, उसकी अब अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, जब भी अपन सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट की बात करते टाइम अपन किसकी बात करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की। तो स्टॉक एक्सचेंज समझने से पहले अपन थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के बाद एक आता है मामला, जैसे एक तो होता है शेयर्स का, एक शेयर के बाद आता है सिक्योरिटी। भाई शेयर के बाद क्या आता है, सिक्योरिटी या फिर प्रतिभूति। क्या होती है, सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी एक टाइप का सर्टिफिकेट होता है। सिक्योरिटी क्या होता है, एक टाइप का सर्टिफिकेट होता है जिसको बेच के आप क्या कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है, अब कंपनी को क्या करना है, किसी दूसरी कंपनी में अपने क्या नहीं देने, शेयर, वो आम जनता को क्या नहीं देने, अपने शेयर नहीं देने। कंपनी का पूरा वो खुद के पास चाहती है स्वामित्व, वो शेयर देना नहीं चाहती, तो वो क्या करेगी, वो सिक्योरिटी पेपर्स लेके आएगी। सिक्योरिटी पेपर्स क्या होता है, एक टाइप से आप कह सकते हो लोन है, वो पब्लिक को देगी, पब्लिक को उसके बदले वो इंटरेस्ट देगी और क्या लेके आएगी, प्रतिभूति लेके आएगी, जिसे आप क्या कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया सिक्योरिटी। इसके बाद क्या होता है, शेयर। शेयर आप अच्छे से जानते हैं कि कंपनी क्या देती है, पैसों के बदले कंपनी में हिस्सेदारी दे रही है, तो वो क्या है, शेयर है। अगर हिस्सेदारी नहीं दे रही और सिर्फ पैसा लेना चाह रही है टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के बाद उसको लौटा देगी, तो वो क्या हो गई, प्रतिभूति हो गई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स भी लगभग शेयर जैसे ही होते हैं। उसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर्स, उसमें आपको हिस्सेदारी मिलती है। एक होता है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। एक क्या होता है दोस्तों, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को अपन क्या कहते हैं, ऋण पत्र। ठीक है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कौन जारी करता है, ये इंडियन गवर्नमेंट जारी करती है। जब इंडियन गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, आपने सोवरेन बॉन्ड्स का नाम सुना होगा, तो वो क्या है, इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या जारी करती है, एक तरीके से ये कह सकते हैं सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसमें कौन है, इसमें यहां लेने वाला है इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट को जब लिक्विडिटी की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, जिन्हें अपन ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्र नाम से पता लग रहा है, डिबेंचर्स आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऋण पत्र मतलब जिससे आप क्या ले रहे हैं, ऋण को ले रहे हैं, वो क्या है, ऋण पत्र है। ये देखो दोस्तों कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको आपके लिए समझना जरूरी है। ठीक है, तो इन सब की ट्रेडिंग जहां पर होती है वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज। अब अपन बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज, हाँ अब स्टॉक एक्सचेंज से पहले अपन बात कर लेते हैं सेबी की। सेबी, ठीक है, बैंकिंग की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, आरबीआई। इंश्योरेंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, इरडा। तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो कैपिटल मार्केट है पूरा का पूरा, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज नहीं, जो कैपिटल मार्केट है पूरा का पूरा, उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, सेबी। इसे क्या कहते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, सेबी कैपिटल मार्केट का माई बाप है, रेगुलेट करता है। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अगर क्या होना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो वो किसके माध्यम से जुड़ेगा, सेबी के माध्यम से जुड़ेगा। अब अपन बात कर लेते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी की स्थापना 1988 में नॉर्मली की गई।
ठीक है। 1988 तो क्या है, इसका स्थापना वर्ष है, लेकिन वो क्या थी, गैर संवैधानिक थी। वो क्या थी, गैर संवैधानिक। अब गैर संवैधानिक का मतलब क्या है, इनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, भारत सरकार ने कोई अधिनियम नहीं बनाया, नॉर्मली खुल गई, कोई एक डिपार्टमेंट की तरह, एक बॉडी की तरह। तो स्थापना वर्ष गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, मैं यहां लिख देता हूं गैर संवैधानिक, ठीक है, 1988 में। लेकिन 1988 में गैर संवैधानिक रूप से खुली। 12 अप्रैल 1992 को सेबी का क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 1992 में। 1992 में आपको पता होगा एक हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, ठीक है, हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 1992 स्कैम करके। उसके बाद इसका क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ इसको, 1992 में। अब इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, तो अब अपन बात कर लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पर है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका मुख्यालय कहां है। और लास्ट चीज जो कि अपने काम की है, क्या काम किया है कि भाई बोर्ड मेंबर्स, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई इसके बोर्ड मेंबर्स में कितने सदस्य हैं। तो सेबी के बोर्ड मेंबर में 3 तो पूर्णकालिक सदस्य हैं, 4 अंशकालिक सदस्य हैं। 3 पूर्णकालिक, 4 अंशकालिक और 1 चेयरमैन, ठीक है। एक कौन होता है, एक चेयरमैन। एक चेयरमैन है, 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं, 4 अंशकालिक सदस्य हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका बोर्ड ऑफ मेंबर्स का गठन है। तो ये तो क्या हो गया, सेबी, सेबी के पूरे फैक्ट्स है, आप इनको नोट कर लें। अब अपन आगे चलते हैं। अपन बात कर रहे थे सेकेंडरी मार्केट की, ठीक है। अपन किसकी बात कर रहे थे, सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में अपन अब बात कहां पे आ गए, आगे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो अपन बात करते हैं अब देश के स्टॉक एक्सचेंज प्रमुख कौन कौन से। तो सबसे पहले है बीएसई। क्या है, बीएसई, जिसे क्या कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बड़ा ही फेमस है बीएसई। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे पुराने एक्सचेंज में से एक माना जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी जब भारत की पहली क्रांति हुई थी। तो स्थापना 1857 की क्रांति सभी लोग पढ़ते हैं। तो 1857 की मतलब 1857 का जो वर्ष था उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की क्या हुई, स्थापना हुई, जिसे भारत सरकार ने 1956 में मान्यता प्राप्त करी। लेकिन स्थापना तो 1857 में हो गई, लेकिन भारत सरकार ने इसको 1857 में मान्यता प्राप्त नहीं करी थी। भारत सरकार ने इसको 1956 में मान्यता प्राप्त करी थी। भारत सरकार ने 1956 में मान्यता प्रदान की, ठीक है। 1857 में इसकी स्थापना हो गई और 1956 में इसको भारत सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से क्या हुई, मान्यता प्राप्त हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज का, शेयर्स का, डिबेंचर्स का, डेरिवेटिव्स का, म्यूचुअल फंड्स का, इनका सबका क्या होता है,
ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है। और सीधी सी बात है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो इसका हेडक्वार्टर भी कहां होगा? बॉम्बे में ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो वर्ल्ड का दूसरा ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जिसको ISO 9001 और 2000, ISO 9001 और 2000 ये क्या होते हैं? प्रमाण पत्र। ठीक है, प्रमाण पत्र होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं किसके? ISO के। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपने सुना होगा ISO सर्टिफाइड है, तो वो ISO ये प्रमाण पत्र इसको मिले। ठीक है, और ये विश्व का कैसा है? सिर्फ दूसरा ऐसा स्टॉक एक्सचेंज था जिसको ये मिले थे। अब बात करते हैं कि इस स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन क्या है? शेयर है, वो है सेंसेक्स। जब अपन BSE की बात करते हैं तो BSE में एक टर्म आती है सेंसेक्स। क्या बात आती है? सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या बात आती है? सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स का जो सेन वर्ड है वो सेंसिटिव से आया है। तो सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स एक संवेदी सूचकांक है। क्या है? सेंसेक्स BSE का संवेदी सूचकांक है। ठीक है, संवेदी सूचकांक है। ठीक है, संवेदी सूचकांक है, संवेदी। और इसमें क्या है? 5500 से भी ज्यादा कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड है। 5500 से भी, 5500 से भी ज्यादा कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड है। ठीक है, 550 से भी ज्यादा कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड है। और सेंसेक्स का आधार वर्ष, ठीक है, और मेनली सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनियां, 30 बड़ी कंपनियों के जो शेयर हैं वो सेंसेक्स को मतलब फॉर्म करते हैं। सेंसेक्स को 30 बड़ी कंपनियों के शेयर फॉर्म करते हैं और 5500 कंपनियों से भी 5500 कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड है। लेकिन जो टॉप 30 कंपनियां होती हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पूछ लेगा कि रजिस्टर्ड कंपनियां कितनी है सेंसेक्स में, तो वो तो रजिस्टर्ड तो 5500 है, लेकिन इसका शेयर सिर्फ और सिर्फ जो टॉप 30 कंपनी है, इन 5500 में जो टॉप 30 कंपनी है, वो टॉप 30 कंपनी ही इस सेंसेक्स का क्या करती है? शेयर बनाती है। तो ये तो बात हो गई सेंसेक्स की। तो अब इसका आधार वर्ष, आधार वर्ष का मतलब होता है कि इस मतलब पहली बार कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो मतलब ज्यादा अपना इशू नहीं है, तो वो हुआ था 1978 और 78 टू 89। ये मतलब एक टाइम पीरियड है पूरा का पूरा 78 टू 89 जो कि इसका आधार वर्ष माना जाता है। इस टाइम पीरियड पे इसकी लॉन्चिंग हुई थी, इसमें कंपनियां ऐड होती गई। तो इसमें मेन फैक्ट्स तो क्या है कि BSE एक संवेदी सूचकांक है, नाम से पता लग रहा है, सेंसेक्स सेंसिटिव। ठीक है, और इसमें 30 कंपनियां क्या होती है? टॉप 30 कंपनियों के, टॉप 30 लिस्टेड कंपनियों के, लिस्टेड कंपनियां ये 5500 है, इनके शेयर्स होते हैं। तो ये दोस्तों अपन ने बात करी थी किसकी? BSE की। और सेंसेक्स BSE के जो टॉप वो है कौन? शेयर है सेंसेक्स की। अब BSE के और कौन से हैं? जैसे सेंसेक्स है ऐसे ही और कौन से शेयर्स हैं? एक है BSE 200 जिसमें 30 के बाद की जो टॉप 200 कंपनी है वो आती है। फिर इसके बाद है BSE 500, नेशनल इंडेक्स, डॉलेक्स, ऐसे ही बहुत सारे इसके क्या है? बहुत सारे प्लेंटी ऑफ शेयर आपकी क्या है? सूचकांक है, शेयर इंडेक्स है, जो कि अपने काम के नहीं है, अपने मेन है सेंसेक्स। क्योंकि जनरली पेपर्स में आपका कई बार पूछा गया है कि सेंसेक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं सेंसेक्स के अंतर्गत कितनी कंपनियां लिस्टेड है, और इन जो टॉप 30 कंपनीज होती है इनको ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। ठीक है, एक ब्लू चिप टर्म होती है। ठीक है, ब्लू चिप कंपनीज। तो ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं? जो कि सेंसेक्स में क्या होती हैं? लिस्टेड होती हैं। तो ये तो थी बात दोस्तों BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। अब बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद देश का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, वो क्या है? NSE।
वो क्या है दोस्तों? एनएसई। एनएसई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कहां पर है? अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है दिल्ली में। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली का क्या हुआ? बीएसई का, अब शुरू में ये बन गई, बीएसई थी शुरू से ही, तो बीएसई की क्या हो गई? मोनोपोली। पूरी की पूरी कंपनियां कहां पे जाती? बीएसई में जाती, बॉम्बे में जाती। तो उसका जो क्षेत्राधिकार है, उसका जो एकाधिकार है, मोनोपोली हो गई बीएसई की। तो उस एकाधिकार को तोड़ने के लिए 1991 में, ठीक है, कब? 1991 में एक समिति आई, फेरवानी समिति। इस फेरवानी समिति ने क्या रिकमेंड किया? इस फेरवानी समिति ने रिकमेंड किया कि आपको एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज भी क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। उसकी स्थापना क्या थी? फेरवानी समिति ने क्या किया था इसको? फेरवानी समिति ने इसकी अनुशंसा की। ठीक है, रिकमेंडेशन दी, अनुशंसा की, अनुशंसा की। वो तो टॉपिक है। भारतीय बीमा एवं पूंजी पूंजी बाजार को फिर नीचे करो थोड़ा सा। एवं पूंजी बाजार। ठीक है, तो इसकी स्थापना, इसकी अनुशंसा किसने करी थी? फेरवानी समिति ने इसकी अनुशंसा की। फेरवानी समिति ने अनुशंसा क्यों करी? क्योंकि बीएसई का इस पे क्या हो गया था? एकाधिकार हो गया था। तो 1992 में इसकी क्या गई? स्थापना की गई। तो स्थापना इसकी कब हुई? 1992 में। और है कहां पर ये? दिल्ली में। ठीक है, कहां पर है ये? दिल्ली में है। तो इसकी स्थापना एनएसई की गई 1992 में। ठीक है, 1993 में सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता मिली। 1993 में सेबी ने क्या करी? इसको सेबी ने मान्यता दी। ये क्या है? इसका इतिहास है, एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और 1994 में इसने अपना कार्य संचालन प्रारंभ किया। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्य प्रवर्तक था वो कौन था? आईडीबीआई बैंक। इसका जो मुख्य प्रवर्तक था आईडीबीआई बैंक था। आईडीबीआई बैंक मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका क्या था? मुख्य प्रवर्तक था, मुख्य प्रवर्तक था। ठीक है, तो ये तो थी दोस्तों बात एनएसई की। अब अपन बात करते हैं एनएसई का जो शेयर है उसके बारे में। तो ये आप नोट कर लीजिए। जैसे बीएसई में कौन था? सेंसेक्स था। ऐसे एनएसई में कौन था? एनएसई में कौन है? निफ्टी। क्या है? निफ्टी। आपने नाम सुना होगा, सेंसेक्स और निफ्टी। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे निफ्टी 50 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 क्या है? नाम से पता लग रहा है 50। इसमें 50 कंपनियों के क्या है? शेयर आधार पर निफ्टी जारी किया जाता है। निफ्टी के लिए आधार वर्ष क्या है? 1995 है। आधार वर्ष क्या है इसका? आधार वर्ष क्या है? 1995। 1995 क्या हो गया दोस्तों? इसका आधार वर्ष हो गया। और इसकी क्या बात की जाती है एनएसई में? एक तो कौन हो गया? निफ्टी 50। नाम से पता लग रहा है निफ्टी 50 में 50 कंपनियां रजिस्टर्ड है। मतलब जो 50 कंपनियां हैं
उनके शेयर क्या किए जाते हैं, इसमें शो किए जाते हैं, उनके आधार पर इसकी वैल्यू तय होती है। आधार वर्ष कितना है इसका, 1995, और आधार मूल्य क्या है इसका, आधार मूल्य इसका 1000 रुपए है। रुपए नहीं कह सकते, मतलब 1000 है, आधार मूल्य 1000 है, ठीक है, रुपए कहना उचित नहीं होगा। अब बात करते हैं कि एनएससी के और कौन कौन से और क्या है ऐसे इंडेक्स हैं। जैसे निफ्टी है, ऐसे कौन कौन से इंडेक्स हैं, ऐसे है निफ्टी नेक्स्ट 50। क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50। देखो निफ्टी 50 ये जो कि बड़ा फेमस है निफ्टी जिसको आप बोलते हो, इसके बाद है दूसरा निफ्टी नेक्स्ट 50, वो अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। निफ्टी नेक्स्ट 50 अलग है और निफ्टी 50 अलग है। इसके बाद निफ्टी 100 है। निफ्टी 100 क्या है, उसमें टॉप 100 कंपनीज के शेयर हैं, जो कि निफ्टी 50 के बाद वाली। तो ये तो था, अब एनएससी के बारे में अपन ने पूरा डिस्कस किया। अब दोस्तों अपन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो पूरे विश्व है, पूरे वर्ल्ड में सबसे जो मतलब अपन, वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन वर्ल्ड के जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है अपन उनके बारे में आपको बता देता हूं। वर्बली ध्यान से सुनना, क्योंकि पेपर में हो सकता है कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए जिन कंट्रीज का, उनका ध्यान रखिए आप। न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क कहां पर है, यूएसए में, जिसे अपन अमेरिका कहते हैं। तो अमेरिका का जो शेयर मार्केट है उसका नाम है डाउ जोन्स। आप अगर एडिटोरियल्स पढ़ते होंगे, मार्केट की अगर नॉलेज रखते होंगे, तो आपको पता होगा क्या, डाउ जोन्स। उसके बाद है यूएसए, ये तो था यूएसए का न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज, उसका नाम तो था डाउ जोन्स। इसके बाद है यूएसए का नैस्डैक, ये यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बाद है जापान का है निक्की करके जापान का क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बाद जाता है चीन का है शंघाई। चीन में एक जगह भी है शंघाई। अपन ने इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की जब बात करी थी, शंघाई कॉर्पोरेशन पढ़ाया था मैंने आपको, एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो शंघाई क्या है, वहां का स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बाद है लंदन का स्टॉक एक्सचेंज, उसका नाम सिंपल ही है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो मेन दोस्तों क्या है, मेन है न्यूयॉर्क का, उसका नाम है डाउ जोन्स। अमेरिका का, उसका नाम क्या है, नैस्डैक। जापान का है निक्की। हांगकांग का है हैंगसेंग, ठीक है। इसके बाद है जर्मनी का, उसकी जो कैपिटल है बर्लिन, उसके नाम से ही है। जैसे अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे के नाम से ही है। ऐसे ही पोलैंड का है वार्सा। कनाडा का है टोरंटो, ये भी उसकी वही है। तो ये आपके मुख्य बड़े बड़े क्या हैं, वो है। तो आज की क्लास में अपन ने ये सब पढ़ा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। धन्यवाद।